हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सीए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर बजटिंग। और बजटिंग में हमने सारे बजट्स किस तरह से बनाए जाते हैं वो हमने देख लिए हैं और इस पर हमने कई सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आइए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ये है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए। हैश मैक्स वन प्रोडक्ट द ब्राउन। Sales for next year are budgeted at 5,000 units of brown. Plant selling price is $230. Now, क्या है जो फिनिश गुड हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम है ब्राउन। ओके, ब्राउन प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी सेल्स है 5,000 यूनिट्स और प्लांट सेलिंग प्राइस है $230. दिस इज द सेलिंग प्राइस। Hash expect to have the following opening inventory and required closing inventory level of finished product. ठीक है, so this one is the sales. ये है opening inventory of brown and this is the required closing inventory of brown. So क्या निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद आ गए होंगे। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट का हमारा फॉर्मूला क्या था? यस, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक minus opening stock. This is the formula of production budget. So इन तीन इंफॉर्मेशन से, मतलब इस यूनिट से ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन, कि हमें ब्राउन की कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। देन बजटेड प्रोडक्शन डेटा फॉर द प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट के लिए आपको क्या चाहिए? मतलब फिनिश प्रोडक्ट हमारा ब्राउन है, इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक्स लगता है जिसकी यूनिट्स चाहिए 12 kg पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए 8 पर यूनिट, आपको 8 डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए। रॉ मटेरियल ऑफ इन्वेंट्रीज है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों गिवन है। ये है रॉ मटेरियल की। ओके, देखिए आपको 2 ओपनिंग और 2 क्लोजिंग दे रखी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये आपके है फिनिश गुड की and this is for raw material. Okay, next देखते हैं standard rates and prices. Direct labor rate per hour is $7. Material X purchase price per kg is $2. Production overhead absorption rates. So variable है $1 per direct labor hour, fixed है $8 per direct labor hour. अब तक की जो हमने इंफॉर्मेशन देखी है, आई होप आपको इंफॉर्मेशन समझ आ गई होगी। इन तीन इंफॉर्मेशन से हम यूनिट्स प्रोड्यूस निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो रॉ मटेरियल की दे रखी है 12 kg पर यूनिट, ये हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बनाने में काम आएगी। यहां से हम टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग सारे फॉर्मूलेस आपको याद हैं। यस, आपको पास आ गया मटेरियल रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या निकाल सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, कितनी यूनिट्स हमें परचेज करनी है। आगे आपको दोनों की परचेज प्राइस और डायरेक्ट लेबर आवर पर रेट पर आवर दे रखी है। तो इन दोनों से आप जो भी आपने लेबर आवर निकाला है, जो भी आपने मटेरियल परचेज निकाला है, उसको आप रुपीस में यानी वैल्यू में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर आपको प्रोडक्शन ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट्स दे रखी हैं, इससे आप प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। Variable and fixed production budget. Budgeted administration and marketing overheads are $225,000. Opening statement of financial position is expected to be as follows. मतलब यहां आपको सारे बजट्स बनाने हैं, फंक्शनल बजट और साथ में मास्टर बजट भी बनाना है। तो क्या होता है मास्टर बजट? बजटेड बैलेंस शीट, बजटेड P&L आपका मास्टर बजट होता है, तो हमें यहां पर वो भी बनाना है। सो आपको उसके लिए फाइनेंशियल पोजीशन जो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्टेड है वो दे रखी है। नॉन करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, यानी कि नॉन करंट एंड करंट एसेट्स दोनों दे रखी है। ट्रेड पेबल्स, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, तो नेट करंट एसेट्स हो गई और आपके पास नेट एसेट्स आ गई है। ओके, सो ये आपके पास नेट एसेट्स आ गई हैं। Non-current assets in the statement of financial positions are expected to increase by $40,000, but no change is expected in trade receivable, trade payables, and other short-term liabilities. So non-current assets
आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन में है, नॉन करेंट एसेट्स $40,000 से इंक्रीज होने वाली हैं, बट ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल एंड द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा. There are no plans at this stage to raise extra capital by issuing new shares or obtaining new loans. The company currently has an overdraft facility of $3 lakh with its bank. क्या करना है इस इंफॉर्मेशन का, ये अभी हम आगे देखते हैं. चलिए अब हम देखते हैं हमें करना क्या क्या है. कंप्लीट द फॉलोइंग. सबसे पहले तो आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है, साथ में आपको यहाँ मार्क्स भी गिवन है. तो अगर आप प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करेंगे उसके मार्क्स होंगे 0.5. रॉ मटेरियल यूसेज यानी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट कैलकुलेट करना है. रॉ मटेरियल परचेज बजट, ये परचेज बजट आपको डॉलर में यानी वैल्यू में कैलकुलेट करना है. डायरेक्ट लेबर बजट, ये भी आपको वैल्यू में कैलकुलेट करना है. ओवरहेड बजट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ब्राउन, ये कैलकुलेट करना है. देन इसी फॉर्मेट में आपको बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है. ओके, यहां रेवेन्यू लिखना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्शन कॉस्ट, जो आप ऊपर से यहां कैलकुलेट करेंगे वो फिगर्स आपके यहां आएंगे. जीपी कैलकुलेट हो जाएगा. एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा. नाउ बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो फॉर्मेट दे रखा है इसी फॉर्मेट में आपको ये बनाना है. ओके, सो आई होप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को करना. तो हमें सबसे पहले करना है प्रोडक्शन बजट. ओके, तो चलिए प्रोडक्शन बजट बनाते हैं हम. फर्स्ट हमें बनाना है यहां पर प्रोडक्शन बजट. एंड फॉर्मूला हमने अभी आगे क्वेश्चन रीड करते वक्त भी ये फॉर्मूला लिख लिया था, अगेन हम लिख लेते हैं. फॉर्मूला रहेगा इसका सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. और ये क्लोजिंग और ओपनिंग किसका स्टॉक होता है, फिनिश गुड, यानी कि वो प्रोडक्ट जिसका आप प्रोडक्शन कर रहे हैं. ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में सेल्स कितनी दी गिवन है हमें. इट इज 5000, ओपनिंग इन्वेंट्री है 100 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1100. So sales is 5000 units, closing inventory है 1100 units, opening inventory है 100. तो कितना रहेगा हमारा, कितना प्रोडक्शन बजट में हो जाएगा, 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है. सो दिस इज द फर्स्ट बजट. ओके, तो ये हमारा आ गया 6000 यूनिट्स. सेकेंड है रॉ मटेरियल यूसेज बजट एंड ये हमें केजी में निकालना है. ओके, चलिए सेकंड कैलकुलेट करते हैं. रॉ मटेरियल यूसेज बजट. चलिए फॉर्मूले सारे आपके पास लिखे हुए हैं और अब तक इतने क्वेश्चंस करने के बाद फॉर्मूले याद हो गए होंगे. क्या फॉर्मूला रहेगा रॉ मटेरियल यूसेज बजट का? फॉर्मूला होगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट. एक यूनिट आउटपुट की यानी फिनिश गुड की बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम लोग यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 6000. और एक यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये यहां पर गिवन है हमें 12 kg. तो पर यूनिट कितना चाहिए, 12 kg. सो हमें कितना चाहिए यहां पर 12 kg से कितना हो जाएगा 72,000 kg. ओके, चलिए आंसर में लिख लेते हैं 72,000 kg. ओके, नाउ रॉ मटेरियल परचेज बजट. अब हमें रॉ मटेरियल परचेज बजट करना है. थर्ड, रॉ मटेरियल परचेज बजट. नाउ रॉ मटेरियल परचेज बजट के लिए सबसे पहले तो हम लोग किस में लेंगे, क्वांटिटी में बनाएंगे इसको एंड देन इसे हम वैल्यू में बनाएंगे. ओके, फॉर्मूला बताइए क्या फॉर्मूला है. यस, याद आ गया होगा आप सबको. रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल.
ये फॉर्मूले सब कैसे बने हैं इसे मैंने विद एग्जाम्पल आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो आप वो लेक्चर एक बार वापस देखेंगे तो आपको पूरे सारे फॉर्मूलेस याद आ जाएंगे। सो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है 72,000 kg, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ओपनिंग है 5,000 एंड क्लोजिंग है 6,000, दिस वन। ओके, सो क्लोजिंग है 6,000 एंड ओपनिंग है 5,000, कितना हो जाएगा ये 73,000। तो रॉ मटेरियल परचेज कितना हो जाएगा 73,000 kg। ये तो यूनिट्स में आ गया क्वांटिटी में, लेकिन हमें रॉ मटेरियल किस में चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू में। तो आइए वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू में कैलकुलेट करने के लिए यूनिट्स इनटू रेट, तो यूनिट्स है 73,000 kg और रेट कितनी दे रखी है रॉ मटेरियल की, चलिए देखते हैं। ये रहा रॉ मटेरियल परचेज प्राइस पर केजी इज $2। So answer will be 73,000 into 2 and that will be $1,46,000। So आइए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं $1,46,000। ओके, नाउ अब हमें नेक्स्ट बनाना है डायरेक्ट लेबर बजट। तो चलिए डायरेक्ट लेबर बजट बनाते हैं। फोर्थ बनाना है हमें डायरेक्ट लेबर बजट। ये बजट भी हमें वैल्यू में बनाना है, लेकिन वैल्यू से बनाने से पहले हम लोग आवर्स निकालेंगे, ओके, एंड देन हम लोग इसको वैल्यू में निकालेंगे। तो कितने डायरेक्ट लेबर आवर बजट क्या होता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड into direct labor hour required per unit। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने डायरेक्ट लेबर आवर की रिक्वायरमेंट है वो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यूनिट्स प्रोड्यूस है 6,000, पर एक यूनिट को बनाने के लिए हमें डायरेक्ट लेबर आवर कितने चाहिए, चलिए क्या देखते हैं। यहां पर हम ये हमें चाहिए 8 देखिए लिखा हुआ डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट इज 8, तो 8 आवर्स पर यूनिट की रिक्वायरमेंट है। मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 48,000 आवर्स। और अब हम लोग इसको वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। सो नंबर ऑफ आवर्स तो हो गए हमारे 48,000 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, और रेट पर आवर कितना है चलिए देखते हैं। ये दे रखा है डायरेक्ट लेबर आवर रेट पर आवर इज $7। सो कितना हो जाएगा ये 48,000 इंटू 7 $3,36,000। सो लिख देते हैं हम यहां पर, यह आ जाएगा $3,36,000। ओके, नेक्स्ट हमें बनाना है ओवरहेड बजट। सो ओवरहेड हमारे पास दो तरह के हैं। फिफ्थ बनाना है हमें ओवरहेड बजट, ओके, और ओवरहेड हमारे पास दो तरह के हैं, एक है फिक्स्ड एंड देन है वेरिएबल। ओके, सो फिक्स्ड बजट के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखिए यहां पर ये रहा प्रोडक्शन ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट, ये है वेरिएबल के लिए है $1 पर डायरेक्ट लेबर आवर एंड फिक्स के लिए है $8 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ओके, सो डायरेक्ट लेबर आवर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये है वेरिएबल के लिए है $1 एंड फिक्स के लिए $8। तो यहां पर डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं हमारे पास 48,000, दोनों में ही 48,000 है। वेरिएबल में दे रखी है $1 एंड फिक्स्ड में दे रखी है $8। ओके, सो फिक्स्ड ओवरहेड बजट कितना हो जाएगा हमारे पास 48,000 इंटू 8, ये हो जाएगा $3,84,000। और यहां पर हो जाएगा 48,000 इंटू 1 यानी कि $48,000, और दोनों का टोटल हो जाएगा हमारे पास
$4,32,000. ओके, सो ये हो जाएगा $4,32,000. ओके, नाउ अब हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ब्राउन. सो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, कैलकुलेट करना है अब हमें कॉस्ट पर यूनिट. दिस इज 6th नंबर, कॉस्ट पर यूनिट. तो कॉस्ट पर यूनिट में हम क्या करते हैं? सारी कॉस्ट ऐड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की, देन डायरेक्ट लेबर, and then production overhead. तीनों कॉस्ट ऐड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट पर यूनिट. ओके, चलिए डायरेक्ट मटेरियल का देखते हैं. अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या बता रखा है यहाँ पर. एक यूनिट को बनाने के लिए 12 kg चाहिए और रेट पर केजी है 2. तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? पर यूनिट. हमें पर यूनिट निकालना है. तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? 1 यूनिट को बनाने के लिए चाहिए 12 kg और रेट पर यूनिट है $2 पर केजी. सो कितना हो जाएगा हमारा? $24. ओके, डायरेक्ट लेबर देखते हैं. डायरेक्ट लेबर के लिए क्या दे रखा है आपको? एक यूनिट को बनाने के लिए चाहिए 8 आवर्स और रेट पर आ रहे हैं हमारे पास $7. तो ये हो जाएगा 8 आवर्स इंटू $7 पर आवर. ये हो जाएगा $56. और प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए क्या दे रखा है? यह रहा हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड. देखिए क्या बता रखा है प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए? वेरिएबल और फिक्स्ड पर डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं. तो डायरेक्ट लेबर आर हमारे हैं 8 और रेट हो गई दोनों को मिलाकर $9. 8 आवर्स इंटू $9 पर आवर, ये हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी कि $72. तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? ये टोटल हो जाएगा 24 प्लस 56 प्लस 72. ये हो जाएगा $152. ओके, चलिए यहां लिख देते हैं हम लोग. हमारा ये हो गया $152. तो ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है. प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल यूसेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, ओवरहेड बजट एंड कॉस्ट पर यूनिट. नाउ अब हमें बनाना है बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू. अब सेल्स रेवेन्यू कितनी है हमारे पास? देखिए हमने टोटल यूनिट सेल करी है वो है 5000 यूनिट्स और रेट पर यूनिट है 230. तो सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5000 इंटू 230. सो कितना हो जाएगा? आइए लिखते हैं हम यहाँ पर 5000 इंटू 230. ये सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा $11,50,000. सो दिस इज द सेल्स रेवेन्यू. अब इसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट में ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है. तो बस हमें वही यहां पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? तो फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री है 100. कितनी है? 100. और रेट पर यूनिट कितनी है वो हमने यहां कैलकुलेट कर लिए. इट इज $152. तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? 15200. ओके, नाउ प्रोडक्शन कॉस्ट. तो प्रोडक्शन यूनिट्स, कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं? ये देखिए हम यहां ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है 6000 का. तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6000 इंटू 152. सो कितना हो जाएगा? 9,12,000. ओके, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. अब देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है? ये है 1100 हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है. रेट पर यूनिट स्टिल 152 ही है. तो कितना हो जाएगा?
1,67,200 और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमें लेस करना है। तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का। ओके तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कितनी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। 15,200 प्लस 9,12,000 माइनस 167,200, ये हो गया है 7,60,000। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। तो माइनस कर देते हैं 11,50,000 माइनस 7,60,000, तो 3,90,000 हमारा आ गया है जीपी। और जीपी में से जब आप ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो कि $2,25,000 है, देखिए यहां पर भी डायरेक्टली लिखा हुआ है और आपके पास यहां पर भी बता रखा है, ये रहा बजटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स आर $2,25,000। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, जो आ गया हमारे पास $1,65,000 का। ओके सो दिस इज द प्रॉफिट। तो हमारा देखिए ये सारे बजट फंक्शनल बजट बन गए हैं, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बन गया है। और अब हमें क्या बनाना है, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है। ओके तो चलिए बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। सबसे पहले दे रखा है नॉन करंट एसेट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स की क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये रहा नॉन करंट एसेट्स कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 9,50,000। ओके कितनी दे रखी है, 9,50,000। लेकिन इसके आगे एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, ये रही नॉन करंट एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय $40,000। समझ में आया क्या बता रखा है, क्वेश्चन में आपको नॉन करंट एसेट्स दे रखी है 9,50,000, लेकिन साथ में एक और चीज बोली हुई है कि नॉन करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी बाय $40,000। तो चलिए नॉन करंट एसेट्स का हमारा फिगर कितना हो जाएगा, 9,50,000 प्लस 40,000, कितना हो गया ये हमारा 9,90,000। $9,90,000 हो गई है हमारी नॉन करंट एसेट्स। ओके अब क्या बोला हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल आपको 260 दे रखा है, लेकिन इन्वेंट्री और कैश में चेंजेस है, तो इन्वेंट्री और कैश की हम अभी कैलकुलेशन करेंगे। ट्रेड पेबल्स अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, देखिए इनके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, नो चेंज इज एक्सपेक्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स एंड अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ओके तीनों में कोई चेंज नहीं आएगा, तो तीनों आपके एज इट इज रहेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ये तीनों के तीनों आपके एज इट इज रहेंगे। जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, इन्वेंट्रीज में आएगा और कैश में आएगा। ओके तो चलिए अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इन्वेंट्री एंड कैश। सबसे पहले हम इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके नाउ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास दो तरह की है, एक है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड और दूसरी है रॉ मटेरियल। तो फिनिश गुड की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू तो देखिए हम लोग यहां भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा फिनिश गुड की क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,67,200। तो चलिए आइए लिख देते हैं यहां पर, ये कितनी है 1,67,200। कैसे आया ये आपका, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 1100, रेट पर यूनिट थी 152, सो ये आपका हो गया $1,67,200। नाउ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो चलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल देखते हैं, ये रहा हमारा रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री, इट इज 6,000 और रेट पर यूनिट है हमारी 6,000 एंड रेट मटेरियल की परचेज प्राइस है 2, तो कितना हो जाएगा ये 6,000 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 12,000। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी 167,200 प्लस 12,000, ये हो जाएगी $1,79,200।
ओके। ओके चलिए ये वाला हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। जो हमारी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है डेट इज 179,200। तो आइए इसे हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई है हमारे पास $179,200। ओके तो हम लोग नॉन करेंट एसेट्स कैलकुलेट कर चुके हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ। नाउ कैश, तो आइए कैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कैश की। तो इसके लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके कि कितना कैश फ्लो कितना हमारा पास क्लोजिंग कैश होगा। तो ड्यूरिंग द ईयर हमारा कितना कैश हुआ है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो साल में हमें जो भी प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है देखिए यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर ये है हमें 1,65,000। ओके 1,65,000। अब इसमें से जो भी कैश आया है वो हम ऐड कर देंगे, जो कैश गया है वो हम लेस कर देंगे। ओके तो देखिए हमारे पास कैश कहां से गया, यहां देखिए ये दे रखा है नॉन करेंट एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय $40,000। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, ये आपकी इंक्रीज हो गई 40,000 से। अब अगर नॉन करेंट एसेट्स इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब क्या है, आपने परचेज किए। जब आप परचेज करेंगे तो क्या हुआ होगा, आपके पास से कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो कैश हमारे पास यहाँ 40,000 से कम हो गया है। ओके सो यहां हम लिख देते हैं लेस करेंगे परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास से कैश का आउटफ्लो हुआ है। इट इज 40,000, तो 40,000 हम यहां लेस कर देंगे। इसके बाद देखिए और किसी फिगर में चेंज नहीं है, फिगर में जो चेंज हुआ है वो इन्वेंट्री में चेंज हुआ है। मतलब देखिए पहले हमारे पास इन्वेंट्री कितनी थी, पहले हमारे पास इन्वेंट्री थी, ये रही इन्वेंट्री थी 66,000। ओके यहां देखिए पहले इन्वेंट्री थी 66,000, ये इन्वेंट्री है, दिस इज ओपनिंग। और अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई है 179,200। अभी हमने कैलकुलेट किया और वहां पर हमने फिगर लिखा है, तो इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो गई। अब इन्वेंट्री इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपने इन्वेंट्री और बाय करिए, इन्वेंट्री और बाय करेंगे तो क्या हुआ होगा, आपके पास से कैश गया होगा। तो यहां लेस करेंगे हम इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्योंकि इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है, आपने मार्केट से और इन्वेंट्री बाय करी है और इन्वेंट्री बाय करने से कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो कितनी इन्वेंट्री का इंक्रीज हुआ है, पहले 66,000 थी और अब हो गई 179,200। तो टोटल कितनी इन्वेंट्री का फर्क आ गया है, इट इज 1,13,200। ओके तो टोटल ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास से कैश का आउटफ्लो कितना हुआ, 1,65,000 माइनस 40,000 माइनस 1,13,200, यानी कि 11,800 कैश आया है हमारे पास। दिस इज द इनफ्लो। ओके और ऐड करेंगे ओपनिंग कैश तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैश। सो ओपनिंग कैश हमारे पास कितना था, आइए हम पुरानी वाली जो हमारी स्टेटमेंट हमें गिवन है हम वो चेक करते हैं। ये रहा, इट इज 25,000। ओके सो कितना हुआ है 25,000। तो अब हमारे पास क्लोजिंग कैश कितना रहा होगा, क्लोजिंग कैश रहेगा $36,800। ओके तो चलिए लिख देते हैं हम यहां पर $36,800। नॉन करेंट एसेट्स हो गई और टोटल ऑफ करेंट एसेट्स भी हमने कर लिया है। टोटल निकाल लेते हैं, इसका कितना हुआ 36,800 प्लस 2,60,000 प्लस 179,200। सो टोटल ऑफ करेंट एसेट्स हो गया 4,76,000। ओके ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, ट्रेड पेबल्स अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज उतनी की उतनी है, यानी 1,10,000।
तो नेट करेंट एसेट्स कितनी होगी, देखिए 476 माइनस 1,10,000 कितनी हो जाएगी, ये नेट करेंट एसेट्स हो जाएंगी 3,66,000। कैसे निकाला आपने नेट करेंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यानी कि 4,76,000 माइनस 1,10,000, तो ये आ गई आपकी नॉन करंट एसेट्स। नाउ नेट एसेट्स निकालनी है, तो नेट एसेट्स क्या होती हैं आपकी, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यानी कि नेट करंट एसेट्स, तो भी तो नेट एसेट्स आएंगी, नेट करंट एसेट्स, यानी कि 9,90,000 प्लस 3,66,000, ये टोटल हो जाएगा 13,56,000। ओके, नाउ जरा सा हम इसे क्रॉस चेक करके देखते हैं कि जो हमने कैलकुलेट किया वो ठीक है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास पहले कितनी नेट एसेट्स थी, 11,91,000 कितनी थी पहले हमारे पास, 11,91,000 हमारे पास पहले नेट एसेट्स थी। ओके, और क्या बता रखा है, नो प्लान एट दिस स्टेज टू रेज एक्स्ट्रा कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स और ऑब्टेनिंग, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई नया लोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, जो चला आ रहा है बस वो का वही चला आ रहा है। ओके, इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 1,65,000, तो जो नेट एसेट्स थी पहले के मुकाबले अभी से कितनी इंक्रीज हो गई है, कुछ भी आपने और नया नहीं किया, तो 1,65,000 सिर्फ प्रॉफिट से इंक्रीज होगी। ओके, तो यहां पर हम लिख देते हैं 1,65,000। देखिए दोनों का टोटल क्या हमारा 13,56,000 आ रहा है, चेक करते हैं, 11,91,000 प्लस 1,65,000, यस 13,56,000। तो नेट एसेट्स हम दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, और दूसरा हमारा तरीका क्या है, ओल्ड जो हमारी नेट एसेट्स थी प्लस उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऑल नेट एसेट्स में हम लोग ऐड करेंगे इस साल जो हमारा प्रॉफिट हुआ, जिससे हमारी नेट एसेट्स इंक्रीज हो रही है। सो ये आ गया हमारा 13,56,000। सो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला। इसमें आपको सारी चीजें बनानी थी, फंक्शनल बजट बनाने थे सारे, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना था, और फिर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन किया है। तो जरा एक बार वापस देख लीजिए, ये सारे बजट हमने यहां बनाए। ये रहा हमारा प्रोडक्शन बजट, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, रॉ मटेरियल यूसेज बजट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, रॉ मटेरियल परचेज बजट, ये रहा हमारा क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में, डायरेक्ट लेबर बजट आवर्स में और वैल्यू में, ओवरहेड बजट भी हमने बना लिया। ओके, फिर हमने कैलकुलेट किया बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो सेल्स रेवेन्यू, ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, जीपी, देन प्रॉफिट, एंड देन हमने किया बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बजट बनाया है हमने कमिंग ईयर के लिए फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। ओके, सो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये रहे सारे बजट। ओके, दिस इज द बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पीएनएल, ये रहा प्रॉफिट 1,65,000, और दिस इज द फाइनेंशियल पोजीशन, नेट एसेट्स आ रही है 13,56,000, 990 प्लस 110 प्लस 366। ओके, नाउ अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, देखिए हम लोग जो बजट बना रहे हैं, इस बजट में जब हम हर एक बजट के लिए हमारे डिपार्टमेंटल हेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, फिर हमने क्या देखा था बजट में, हर एक डिपार्टमेंटल हेड, जैसे सेल्स मैनेजर सेल्स बजट बनाता है। अब वो सेल्स बजट के जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई है, सेल्स मैनेजर की हुई है। प्रोडक्शन बजट के लिए हमने किसको रिस्पॉन्सिबल किया है, प्रोडक्शन मैनेजर को। इसी तरह से वहां कितना रॉ मटेरियल यूज आएगा उसके लिए भी प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, कितने डायरेक्ट लेबर आर की जरूरत पड़ेगी उसके लिए भी प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि परचेज मैनेजर रॉ मटेरियल परचेज के लिए है, उसकी यूनिट्स के लिए, उसके वैल्यू के लिए
एचआर मैनेजर आपके डायरेक्ट लेबर के लिए उनके रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम जो भी बजट बना रहे हैं वहाँ हर एक बजट के लिए कौन किस टारगेट को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब हम लोग स्टार्टिंग में ही फिक्स कर देते हैं। जब ये सब फिक्स कर देते हैं, उसके बाद अगर हम लोग अपने टारगेट्स बजट के अकॉर्डिंग अचीव नहीं कर पाते तो हम उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन को कह सकते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि इन्होंने अपने टारगेट्स अचीव नहीं किए। ये कहलाती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखिए, budgetary control and responsibility accounting are seen to be inseparable। दोनों का कॉम्बिनेशन से ही काम होता है, दोनों inseparable हैं। It is important to ensure that each manager has a well-defined area of responsibility and the authority to make decisions within that area। क्या है, हम लोगों को स्टार्टिंग में ही पूरा इंश्योर कर देना चाहिए हर मैनेजर के लिए कि क्या उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वेल डिफाइन कर देना चाहिए। क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव करने के लिए क्या क्या अथॉरिटीज दी जाएंगी, क्या क्या डिसीजंस वो ले सकता है, एंड दैट नो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन एज ग्रे एरिया वेयर इट इज अनसर्टेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो स्टार्टिंग में ही हर एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जानी चाहिए। हर एरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी अथॉरिटी फिक्स हो जानी चाहिए। कोई भी एरिया ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिसके लिए ये ना पता चल सके कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तभी हम अपने टारगेट्स, अपने मिशन अचीव कर सकते हैं। इफ दिस इज पुट इनटू इफेक्ट प्रॉपरली, ईच एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर। दिस स्ट्रक्चर शुड देन बी रिफ्लेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसमें ये पूरी चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि कौन कौन सा एरिया किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या अथॉरिटी है, सब कुछ स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाना चाहिए। बजट का ये एक पार्ट है। नाउ एन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी स्ट्रक्चर्ड एज। अब जब हम एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करते हैं तो ये हम 4 तरीके से डिफाइन करते हैं: कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। इनके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में भी प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट इज अ कॉस्ट सेंटर? चैप्टर 4 में कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने पूरा डिस्कस किया था, एक बार हम वापस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नाउ कॉस्ट सेंटर क्या होता है? जब मैनेजर सिर्फ कॉस्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी अथॉरिटी सिर्फ कॉस्ट तक होती है कि कॉस्ट कंट्रोल करे, इसके अलावा उसका और कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ कॉस्ट को लेकर इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर। जब जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है वो सिर्फ कॉस्ट के लिए नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो जनरेट किया जा रहा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जब वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए, जैसे सेल्स मैनेजर, तो वो कॉस्ट के लिए नहीं है, वो सिर्फ रेवेन्यू के लिए। ओके, कॉस्ट मैनेजर क्या? जैसे प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम है? सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट तक है कि उसको कॉस्ट को कंट्रोल करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गया सिर्फ कॉस्ट के लिए। वो जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है वो कहलाती है कॉस्ट सेंटर। जैसे सेल्स मैनेजर है, उसका काम सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए, तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए है, वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको अपनी सेल्स किस तरह इंक्रीज की जाए, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट की जाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू सेंटर। नाउ प्रॉफिट सेंटर, व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर? जब कोई मैनेजर सेल्स और रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट क्या होती है? प्रॉफिट। यानी कि जब वो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी कंपनी के मैनेजर को देखते हैं तो वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल्स मैनेजर सिर्फ सेल्स के लिए, प्रोडक्शन मैनेजर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, कॉस्ट के लिए। लेकिन जो उस कंपनी का जो इनका जो हेड होगा, मैनेजर, वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स के लिए भी और कॉस्ट के लिए भी। अल्टीमेटली उसका एम क्या है? प्रॉफिट को इंक्रीज करना, तो ये क्या कहलाता है? प्रॉफिट सेंटर कहलाता है। एंड देन इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर मतलब जब किसी मैनेजर के पास पूरी पावर होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, तो वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट सेंटर कहलाता है। तो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं
जो हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ी है उस पर क्वेश्चन लेते हैं। इन अ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम which of the following cost is most likely to appear on the performance report of the manager of purchasing department? अब देखिए परचेसिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, परचेज मैनेजर, तो उसका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑफ कोर्स डायरेक्ट लेबर के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट होता है। रेंट ऑफ मशीनरी ये भी नहीं, रिपेयर ऑफ मशीनरी नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम में जो परचेज मैनेजर होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द प्रोडक्शन लाइन मैनेजर बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? अब प्रोडक्शन लाइन मैनेजर किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो किसके लिए है? डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस नो, रॉ मटेरियल प्राइसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? परचेज मैनेजर। लेबर वेज रेट्स इसके लिए एचआर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। रॉ मटेरियल यूसेज यस, यूज करना प्रोडक्शन मैनेजर का काम है, वो रिस्पॉन्सिबल है रॉ मटेरियल यूसेज के लिए। लेबर वेज रेट के लिए नो, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। रॉ मटेरियल प्राइसेस नो, प्राइसेस के लिए अगेन परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। लेबर आर वर्कड यस, लेबर आर ने कितने घंटे काम किया है, कितने लेबर्स ने कितने आवर्स काम किया है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोडक्शन मैनेजर। ओके, बट एक हमारा ऑप्शन गलत है, सो ये भी हमारा ऑप्शन ही होगा। नाउ डी देखते हैं, रॉ मटेरियल यूसेज यस, लेबर आवर्स वर्कड, ये दोनों प्रोडक्शन लाइन मैनेजर के काम है। ये वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि प्रोडक्शन लाइन मैनेजर वो रॉ मटेरियल को किस तरह से एफिशिएंटली यूज कर रहा है, डायरेक्ट लेबर आवर्स जो अवेलेबल है उन्हें कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? प्रोडक्शन मैनेजर। सो आंसर विल बी डी। सो दिस इज द आंसर। प्रोडक्शन लाइन मैनेजर का कंट्रोल नहीं होता है प्राइस और रेट्स पर। नाउ what term describes the forecasting of difference between actual and planned outcomes and the implementation of action before the event to avoid such differences? देखिए क्या चीज है फोरकास्ट करना। देखिए यहां पर फोरकास्ट करना, किसका फोरकास्ट करना? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल माइनस प्लान्ड, कि हमने जो एक्चुअल किया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब हम बजट बनाते हैं, बजट में जब हम परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, ओके, एक बार बजट बन गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद जब हम वापस पीछे जाकर देखते हैं कि हमने बजट के अकॉर्डिंग हमने वो परफॉर्मेंस अचीव की है नहीं की है, तो वो तो फीडबैक कहलाता है। लेकिन यहां हमें फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बजट बनाया 1 ईयर के लिए, ओके, 1 ईयर के लिए बनाया, अब आप 3 मंथ्स निकले, अब 3 मंथ्स बाद आप बजट को एनालाइज कर रहे हैं, 1 ईयर तक के बजट को एनालाइज कर रहे हैं कि अभी तक हमारा इतना एक्चुअल हो गया, अब इसी एक्चुअल के बेसिस पर इतना हमारे 1 ईयर में एक्चुअल होगा और अभी तक क्या क्या प्लानिंग की हुई है। जब ये ऐसा होता है तो ये क्या कहलाता है? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ओके, अगर हमने 3 मंथ्स का बनाया बजट और 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जब हम वापस पूरे बजट को रिवाइज करते हैं तो ये कहलाता है फीडबैक। ओके, लेकिन जब हम इस स्टेज पे पहुंचकर आने वाले फ्यूचर पीरियड के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फोरकास्ट कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। आगे आने वाली फ्यूचर के लिए फॉरवर्ड के लिए आप कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सो आंसर इज ए। तो आंसर क्या होगा आपका इसका? ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इम्पोज्ड बजट्स आर करेक्ट? तो इम्पोज्ड बजट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इम्पोज्ड बजट्स आर लाइकली टू सेट रियलिस्टिक टारगेट्स बिकॉज सीनियर मैनेजमेंट हैव द बेस्ट आइडिया ऑफ व्हाट इज अचीवेबल इन ईच पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो सही है ये वाली चीज कि इम्पोज्ड बजट आर लाइकली टू सेट रियलिस्टिक टारगेट्स because senior management have the best idea of what is achievable in part of the business. Imposed budget can be less effective than budgets set on participative budget because it is difficult for an individual to be motivated to achieve targets set by someone else. ये भी करेक्ट है, ये ड्रॉबैक है imposed budget का, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पार्टिसिपेटिव बजट जैसे जो मैनेजर उस बजट में इन्वॉल्व है
वही अगर टारगेट अचीव करने में भी इन्वॉल्व है तो उसके लिए मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन अगर सीनियर मैनेजर ने बजट बनाकर उनको दे दिया और कहा कि अब आप इसको अप्लाई करो, तो उनके लिए लेस मोटिवेटिव रहता है ये वाला। तो आंसर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। Imposed budget are generally quicker to prepare and finalize than participative budget. So, yeah, imposed budget are generally quicker to prepare and finalize than participative budget. बिल्कुल करेक्ट है कि आज अगर एक सीनियर मैनेजर बनाकर सबके लिए बजट बना रहा है तो वो लोग बहुत फास्ट बना लेते हैं एज कंपेयर टू कि आप 10 जनों को जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप उनको बोलिए, फिर उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन लेकर आइए, तो इट टेक्स सो मच टाइम। सो आंसर सेकंड एंड आंसर थर्ड इज करेक्ट। Imposed budget are likely to set realistic targets because senior management have the best idea of what is achievable in part of the business. कई बार ये करेक्ट नहीं होता है क्योंकि अगर सीनियर मैनेजर अगर बजट बना रहा है तो वो कई बार अनरियलिस्टिक टारगेट भी डाल देते हैं क्योंकि उनको बजट इम्प्लीमेंट लोअर मैनेजमेंट को करना है, और सीनियर मैनेजमेंट अगर करता है तो वो जो चाहते हैं वो उस हिसाब से अपना बजट बना लेते हैं। तो कई बार वो जो चाहते हैं वो अनरियलिस्टिक भी हो सकता है। सो आंसर 1 इज नॉट करेक्ट, second and third is correct. Option is C. Now, which of the following is not an advantage of top-down budgeting? Top-down budgeting में क्या होता है? सीनियर मैनेजर बजट बनाते हैं और इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? लोअर लेवल वाले। ठीक है, तो ये बजट बनाते हैं और यहां पर प्रिपरेशन यहां होता है, इम्प्लीमेंटेशन यहां पर होता है। ठीक है, सो नॉट एन एडवांटेज। क्या एडवांटेज नहीं है? इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। यस, जब हम टॉप डाउन बजटिंग करते हैं तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये तो एडवांटेज है। इट रिड्यूसेस बजटरी स्लैक। देखते हैं, इट इज मोर लाइकली टू मोटिवेट मैनेजर। नो 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 नो, ये मैनेजर को टॉप डाउन की जगह पार्टिसिपेटिव जो बजट होता है वह मोटिवेट करता है। बजट्स विल बी क्लोजर टू द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। यस, ये टॉप डाउन बजट में जो हम बजट बनाते हैं ये कंपनीज ऑब्जेक्टिव के करीब होता है। बिल्कुल। इट रिड्यूसेस बजटरी स्लैक। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू कि ये बजटरी स्लैक को रिड्यूस करता है। जो टाइम वेस्टेज होने वाला है, या जैसे अगर कोई मैनेजर को टारगेट अगर 1000 का वो अचीव कर सकता तो हो सकता है वो बजट बना ले 900 का, ताकि जब वो 1000 का टारगेट अचीव करे तो वो ज़्यादा उसका टारगेट्स अच्छा दिखाए। तो ये बजटरी स्लैक को रिड्यूस करता है, तो ऑफ कोर्स इट्स आल्सो एन एडवांटेज। तो ये फर्स्ट ए बी एंड डी तीनों एडवांटेज है। सो आंसर विल बी सी, क्योंकि ये मैनेजर्स को मोटिवेट नहीं करता है। सो आंसर इज सी। ओके, सो आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट होता है। हमने आज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करी और एक हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमने सारे ही बजट्स बनाए हैं, फंक्शनल बजट्स बनाए, ऑल फंक्शनल बजट्स, एंड साथ में हमने मास्टर बजट भी बनाया। ओके, सो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी हमने आज करी है। आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।